नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। रेलवे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच। और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना, तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हो और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड कौशल्य सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। एक बार बताइएगा कमेंट करके कि वॉइस ओके है, आप बिल्कुल साउंड आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए, तो आपको बता दें साथियों कि सबसे पहले कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज आप जनगणना यूएन रिपोर्ट के साथ पढ़ने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश, नसीम, सौरभ, बुद्धन, ध्रुव, नैन्सी, श्वेता, विवेक, संजीत, अमन, धीरज, सुजीत, बहुत बहुत स्वागत है भाई हेमराज। चलिए तो लेकर चलते हैं साथियों सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर और चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का। ये रहा इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताइएगा साथियों इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। अच्छा, हम इस पर आएंगे, लेकिन एक बात और यहां पर बताना चाहेंगे कि यदि साथियों हम जनगणना से संबंधित बेसिक बातों की बात करें, डिस्कस करें साथियों, एकदम बेसिक चीजें, तो आइए जरा एक बार वीके का जीके अंदाज में देख लीजिए कि यदि आपसे कहा जाए कि पहली जनगणना पूरी दुनिया में कहां कराई गई थी, तो आप क्या बताएंगे साथियों। स्वीडन में कराई गई थी पहली आधुनिक जनगणना। और अगर इसी प्रकार से कहा जाए कि पहली दशकीय जनगणना कहां कराई गई थी, तो पहली दशकीय जनगणना साथियों अमेरिका में कराई गई थी। कहां पर? अमेरिका में कराई गई थी। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी भैया? भारत में पहली जनगणना साथियों कब कराई गई थी? 1872 में कराई गई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना कब कराई गई थी? भारत में पहली नियमित जनगणना कब कराई गई थी? तो भारत में साथियों पहली नियमित जनगणना यदि आपसे पूछे तो आप बता रहे होंगे 1881। अच्छा, जब पहली कराई गई थी तो उस समय साथियों वायसराय मेयो था, और जब पहली नियमित कराई गई थी तो उस समय वायसराय कौन था? रिपन था। अच्छा, एक बात और यहां समझिएगा कि भाई भारत की जनगणना में महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है साथियों? महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो जनगणना में बढ़ोतरी के बजाय घटने की वजह से
इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनगणना अधिनियम साथियों कब पास हुआ था? भारतीय जनगणना अधिनियम कब पास हुआ था? तो बिल्कुल याद रखिएगा कि भारतीय जनगणना अधिनियम साथियों वर्ष 1948 में पास हुआ, है ना। जनगणना कौन कराता है भाई, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा तो गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना कराया जाता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत भैया? गृह मंत्रालय के अंतर्गत साथियों जनगणना भारत में कराई जाती है। अगली बात याद रखेंगे कि भैया भारत में जनगणना विभाग कब बना था? जनगणना विभाग कब बना था? गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना विभाग साथियों कब बना था? तो बिल्कुल याद रखिएगा जनगणना विभाग का गठन 1961 में किया गया था। अच्छा, जो जनगणना वाला पूरा सिस्टम होता है इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जनगणना कराने वाला जो पूरा सिस्टम होता है इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? सबसे छोटा पद कौन सा होता है? यह भी बताइएगा, सबसे बड़ा पद और सबसे छोटा पद। इसका भी आंसर बताना है सभी को भैया। तो सबसे बड़ा पद साथियों कौन सा होता है? जनगणना आयुक्त का होता है। किसका भैया? जनगणना आयुक्त का होता है। और सबसे छोटा पद किसका होता है साथियों? प्रगणक का होता है। प्रगणक का मतलब होता है इन्यूमरेटर। क्या होता है भैया? इन्यूमरेटर होता है। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों कि जनगणना से संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, जरूरी तथ्य हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, बिल्कुल वीके का जी के अंदाज में। तो मजा आया हो तो सेशन को लाइक करना बनता है। और अब इसके बाद जनगणना संबंधित प्रश्नों की हम बात कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे भैया। जी हां, फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की। साथियों आप सब जानते हैं कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में कराई गई और हर साल 10 साल पर होती है। तो भैया 1951 के बाद 61 में हुई होगी, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, फिर 2001 में, फिर 2011 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? इसका 7 साथियों इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये 7वीं है। और ओवरऑल साथियों कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ओवरऑल साथियों 15वीं है। कुल मिलाकर कौन सी जनगणना है साथियों? कुल मिलाकर ये 15वीं जनगणना थी। और 2021 वाली जो जनगणना हो रही है ये कौन से नंबर की है? तो 2021 में 16वीं जनगणना है, ठीक है ना। कौन सी भैया? 16वीं जनगणना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि भैया 2021 में जो जनगणना ये कौन सी है? तो 16वीं है। जो 2011 की थी वो 15वीं थी, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? अब साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा कि भैया पहली बात तो 2021 की जो जनगणना है ये साथियों पहली डिजिटल जनगणना है। जी हां, पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, पहली डिजिटल सेंसस है। एक बात तो ये याद रखना है। अब साथियों जनगणना आयुक्त कौन है? भाई जनगणना आयुक्त इस बार कौन है? इस बार साथियों जनगणना आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा जनगणना आयुक्त की बात करें साथियों तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तब चंद्रमौली थे। कब तो कौन थे भैया? चंद्रमौली थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में साथियों कौन है? तो वर्तमान में है मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है भैया? मृत्युंजय कुमार नारायण। तो बिल्कुल याद रखिएगा मृत्युंजय कुमार नारायण, नारायण, ठीक है। तो बिल्कुल याद करना है साथियों। अच्छा ये बताइए थीम की अगर हम बात करें तो साथियों 2011 की जो जनगणना थी उसकी थीम क्या थी बताएं? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थीम थी भैया? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यही थीम थी। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस बार की थीम क्या है भैया? इस बार की थीम क्या है साथियों? तो इस बार की अगर हम थीम की बात करें, ठीक है, 2021 की थीम की बात करें साथियों तो क्या है? 2021 की थीम है साथियों क्या भाई? ये थीम है कि जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या थीम है इस बार? जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाना है इसका? 16। जी हां, तो इस बार साथियों 2021 की जो जनगणना है 16 भाषाओं में होगी और ये जानकारियां भी आप इससे संबंधित याद रखेंगे, ठीक है। और एक बढ़िया प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, पूरा जनगणना वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा अगला प्रश्न देख लिया जाए भैया। इसका आंसर कौन बता रहा है भाई? पुष्पा, भोला, मलिंगा, प्रमोद, गिरीश, बताओ भैया। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब शुरू हुई थी? तो बिल्कुल भैया 1881 में शुरू हुई थी, वायसराय रिपन के समय में। किसके समय में भैया? रिपन के समय में साथियों शुरू हुई थी, ठीक बात है।
चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोगों का जोरदार कमेंट आना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? तो भैया कितने जिले शामिल हैं? 640 साथियों। कितने? 640। और अगर हम आबादी की बात करें, अगर हम साथियों आबादी की बात करें तो कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी साथियों किस जिले में है और न्यूनतम आबादी किस जिले में है? जरा कमेंट करके बताइएगा। तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला साथियों कौन सा? सर्वाधिक आबादी वाला साथियों जिला है ठाणे। ठाणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और न्यूनतम आबादी वाला जिला साथियों कौन सा है? तो दिवनग घाटी जिला। कौन सा साथियों? दिवनग घाटी जिला अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर भैया? दिवनग घाटी जिला कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। पक्की बात है? बताओ याद रखे हुए? बिल्कुल याद रहेगा। तो बिल्कुल साथियों, तो 2011 वाली जनगणना 640 जिलों में हुई थी, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी ठाणे में और सबसे कम कहां पर थी? दिवनग घाटी जिला में। ठीक है भाई, चलो इसका आंसर बता दो। जी हां, एक और शानदार सा प्रश्न कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर था? तो देखिए जनघनत्व के मामले में साथियों बिहार पहले नंबर पर, जी हां, पश्चिम बंगाल साथियों दूसरे नंबर पर और केरला साथियों तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? बिहार है। जी हां, क्या राइट आंसर है? बिहार है। और साथियों बिहार का जनघनत्व कितना? 1106। बिहार का जनघनत्व कितना साथियों? 1106। अब एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर साथियों हम जनघनत्व की बात करें तो आप जरा देखिएगा कि जनघनत्व के मामले में हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको याद रखनी है कि भैया सर्वाधिक जनघनत्व एक तो पूछता है और एक साथियों पूछ सकता है न्यूनतम जनघनत्व। और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। जैसे सपोज करिए दोस्तों कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये बताइए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो क्या बता रहे होंगे? तो महाद्वीप में साथियों आप बताइएगा एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश पूछा जाए साथियों तो क्या बता रहे होंगे? मोनाको बताइएगा। क्या बताइएगा साथियों? मोनाको बताइएगा। क्या? मोनाको। अगर आपसे कहा जाए एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश तब क्या बताएंगे साथियों? सिंगापुर बताइएगा। क्या बताइएगा? सिंगापुर बताइएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि भैया दक्षिण एशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश तब क्या बताइएगा? तब साथियों बांग्लादेश बताइएगा। क्या बताइएगा? बांग्लादेश बताइएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य भारत में तो साथियों बिहार बताइएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले दोस्तों तो आप दिल्ली बताइएगा। क्या बताइएगा साथियों? दिल्ली बताइएगा। क्या बताइएगा? दिल्ली बताइएगा। और अगर आपसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाई मरुस्थल पूछ ले, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल पूछ ले साथियों, तब आप क्या बताइएगा? थार मरुस्थल बताइएगा। क्या बताइएगा? थार मरुस्थल बताइएगा। और अब आइए जरा न्यूनतम वाले पर भी। तो न्यूनतम में साथियों आप किसमें देखेंगे? जैसे महाद्वीप में तो सबसे कम जनघनत्व किस महाद्वीप में है? भाई अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। ठीक है, देश की बात करें साथियों तो डिपेंड करता है क्या विकल्प में दिया है। जैसे कभी कभी ग्रीनलैंड भी दिया रहता है। क्या? ग्रीनलैंड दिया रहता है। ख्याल ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर ग्रीनलैंड ना दिया हो तो भैया ऑस्ट्रेलिया भी कई बार दिया रहता है विकल्प में। ठीक है, और बाकी साथियों अगर हम बात करते हैं यहां पर राज्यों की तो भाई भारत में किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में, आप जानते हैं। और अगर हम बात करें साथियों केंद्र शासित प्रदेश की तो आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा? अंडमान निकोबार साथियों। कौन सा? अंडमान निकोबार। तो आप देखेंगे भैया कि हम आपके साथ हैं, बीके का जीके आपके साथ है। जोरदार तरीके से पढ़ते रहिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है ना? हाँ, आज हमारा चश्मा गायब है लेकिन एकदम स्टडी ऑन, जबरदस्त धमाकेदार। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलें। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले ले, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं। ठीक है भैया, चले बिल्कुल। तो आइए ये वाला बताइए जरा जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। बिल्कुल भाई शर्मा जी। तो आइए इसका आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता कितनी थी? तो साथियों यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता साथियों 82.14%। और अगर महिला साक्षरता की बात करें साथियों तो महिला साक्षरता कितनी पता है? 65.46%। और ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो कितनी है साथियों? 74.04%, 74.04%। अब एक बात और समझिए, साक्षरता का मतलब समझते हैं। देखिए अब आपको बता दें कि जैसे अगर हम साक्षरता की बात करते हैं साथियों तो जरा साक्षरता पर भी कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। आपका खुद ही मन करेगा कि इसको नोट कर लिया जाए, फिर दोबारा कहां मिलेगा। तो साथियों अगर हम साक्षरता की बात करें तो जो किसी भी भाषा में किसे साक्षर माना जाता है? जो किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता है। क्या कर सकता है?
पढ़ व लिख सकता है उसको साथियों कहा जाता है, ठीक है ना, उसको साक्षर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है भैया कि गणना कब से की जाती है, तो याद रहे कि साक्षरता की गणना वैश्विक जो मानक है, विश्व स्तर पर जो मानक है वो क्या है, विश्व स्तर पर मानक है कि 5 वर्ष की आयु से की जाएगी, और भारत में गणना किससे की जाती है, 7 वर्ष की आयु से की जाती है। अगली बात यह है साथियों कि अगर आपसे कहा जाता है कि पूर्ण साक्षर, ठीक है, तो कोई पूर्ण साक्षर राज्य है या पूर्ण साक्षर जिला है, तो इसका मतलब होता है 95% से ज्यादा साक्षरता का होना। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था, पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था साथियों, पहला पूर्ण साक्षर जिला बताइए फटाफट, किसी को याद है पहला पूर्ण साक्षर जिला साथियों, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि यह है भैया क्या, यह है साथियों एर्नाकुलम। क्या है भैया, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, क्या आपको पता है एर्नाकुलम कब भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ था, यह भैया केरला में स्थित है। कहां पर स्थित है, केरला में स्थित है, और वर्ष 1990 में इसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था। और अगर आपसे कहा जाए कि देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, पहला पूर्ण साक्षर राज्य तब, तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य साथियों अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा साथियों क्या, यह हो जाएगा साथियों केरला। ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा केरला। अच्छा याद करिए कि 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य, 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है, प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है भैया, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है कि ऐसा पहला राज्य कौन सा है साथियों, तो ऐसा पहला राज्य है नागालैंड। कौन है भैया, नागालैंड साथियों ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, तो एक बार फिर से वीके का जीके अंदाज वाले में है भैया, तो बिल्कुल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साक्षरता से संबंधित सभी तथ्यों पर से एकदम शानदार तरीके से पकड़ मजबूत कर सकते हैं। मजा आ रहा है, वाकई में लग रहा है आपके काम की चीज है, तो बस लाइक करते रहिएगा, सेशन को नोट करते रहिएगा, उससे भी जरूरी चीज बिल्कुल भाई, ये आप हर प्रकार के रेलवे एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। जनगणना तो हर प्रकार के स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जी हां, जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से, बिल्कुल आर्टिकल 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराई जाती है। चलिए ये बताइए जरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, किस राज्य की जनसंख्या साथियों सबसे कम है, ये तो आप बहुत आराम से बता लेंगे कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बताइए भाई, अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाता तो आपको पता है कि सर्वाधिक के मामले में पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर अपना बिहार है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर साथियों अपना बिहार है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों, सिक्किम है। देखिए सबसे कम आबादी किसकी है, सबसे छोटा राज्य आबादी के आधार पर सिक्किम है, और क्षेत्रफल के आधार पर साथियों गोवा है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, गोवा है। आइए ये बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश साथियों जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही। चलिए फटाफट बताने का प्रयास करेंगे, सभी के आंसर आने चाहिए धमाकेदार तरीके से एकदम। बिल्कुल, तो भैया कौन सा राज्य है, नागालैंड साथियों। देखिए कैसे याद होगा पता है, आप ऐसे याद करिए, ना से नकारात्मक और ना से नागालैंड, ना से नकारात्मक ना से नागालैंड, याद करना आसान हुआ। और याद करिए कि नागालैंड में कितनी भैया, -0.6%, मतलब जो है नागालैंड की आबादी बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है। और पूरे भारत के इतिहास में ऐसा वर्ष 1921 में भी हुआ था जिसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं, महाविभाजक वर्ष कहते हैं साथियों। जी हां, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। देखिए यह सबसे कम दशकीय वृद्धि दर सबसे कम किसकी है, नागालैंड की है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सबसे ज्यादा किसकी है भैया, मेघालय की है। मेघालय की साथियों लगभग कितनी है पता है, यह लगभग है साथियों 27.9%। कितनी है, 27.9%। और अगर यहीं पर न्यूनतम कह लेता तो आप बता देते कि नागालैंड आंसर होगा। क्या होगा, नागालैंड की साथियों न्यूनतम है -0.6%। बात समझ रहे हैं ना। तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब समझ रहे हैं भैया, दशकीय वृद्धि दर का मतलब समझ रहे हो भैया अमन बाबू। तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है 10 वर्षों में दर्ज की गई वृद्धि, 10 सालों में दर्ज की गई वृद्धि को दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति, अधिकतम अनुसूचित जाति आबादी है। देखिएगा अब यहां पर आपको ऐसे समझने की जरूरत है साथियों कि अगर हम एक तरफ लिख देते हैं एससी और एक तरफ लिख देते हैं एसटी। अब एक चीज समझिए, इनकी आबादी पूरे देश में कितनी है पता है, 16.6% है। इनकी आबादी साथियों कितनी है,
8.6% है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं साथियों, इनकी सर्वाधिक आबादी कहां पर है? यूपी में है। इनकी सर्वाधिक आबादी कहां पर है? एमपी में है। इनकी सर्वाधिक प्रतिशत आबादी कहां पर है? पंजाब में है। इनकी सर्वाधिक प्रतिशत आबादी कहां पर है? मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है क्या है? तो ये भैया हो गया सर्वाधिक वाला मामला। ठीक है, सर्वाधिक वाला मामला हो गया। ठीक है, सर्वाधिक वाला मामला हो गया। और ये वाला क्या हो गया? ये सर्वाधिक प्रतिशत वाला मामला हो गया। सर्वाधिक प्रतिशत वाला मामला हो गया। अब हम देख सकते हैं यह भी कि नहीं है। ठीक है ना, तो कहां कहां पर नहीं है? तो अब नहीं है के मामले में क्या होगा कि जैसे अनुसूचित जाति की बात करें तो नागालैंड में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं है। और कहां पर नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में भी साथियों नहीं है। और कहां पर नहीं है भैया? तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार में भी नहीं है। अंडमान निकोबार में भी नहीं है। और कहां पर नहीं है? लक्षद्वीप में भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम एसटी की बात करें तो इनकी आबादी कहां पर नहीं है? दिल्ली में नहीं है साथियों। और कहां पर नहीं है? चंडीगढ़ में भी नहीं है। और कहां पर नहीं है भाई? हरियाणा में भी नहीं है। और कहां पर नहीं है? पंजाब में भी साथियों नहीं है। ठीक है ना, कहां पर नहीं है? पंजाब में भी नहीं है। और कहां पर नहीं है? पुदुचेरी में भी साथियों नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब इनको हल्के में नहीं लेना, इसको हल्के में नहीं लेना। अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन यहां से मिले हैं। ठीक है, और एक जगह पर अगर हम आपको बता रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ठीक है, एससी और एसटी, तो ये क्या हो गई? ये हो गई भारत में आबादी। तो पूरे देश की आबादी की बात करें तो उसमें 16.6% और एसटी की 8.6%। समझ रहे हैं? तो एक जगह पर आपको ये मिल गया मामला, तो इसकी भैया पूरी तरीके से इज्जत के साथ, है ना, हाँ, इसकी आरती उतारिए और बिल्कुल इसको नोट्स में लिख डालिए। तो कितने लोग इसको नोट करेंगे भैया? कितने लोग इसको नोट करने वाले हैं? जरा एक बार कमेंट करके बता दें। अनुसूचित जाति आबादी है किस राज्य में अधिकतम? देखिए यहां पर आबादी ही नॉर्मली पूछा था। अब इसी से कुछ चीजें आप रिलेट करके भी बता सकते हैं भाई गगन। क्या चीजें रिलेट करके बता सकते हैं भैया? देखिएगा जरा कि अगर हम रिलेट करके बात करें साथियों, जैसे आप ऐसे समझिएगा, आप बताइए सबसे ज्यादा लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक आरक्षण कहां होगा? यूपी में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी यूपी में है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहां आरक्षित होगी? मध्य प्रदेश में होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से चीजों को करके चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल विचित्रा। आइए ये बताइए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम शहरी आबादी, देखिए सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य साथियों है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। वैसे भी सबसे कम आबादी कहां पर है? ओवरऑल भी सबसे कम आबादी यहीं पर है। सबसे कम आबादी भी, ओवरऑल भी सबसे कम आबादी साथियों यहीं पर है। अब एक बात और सुनिए कि जैसे ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया, अगर आपसे कहा जाए सबसे कम शहरी आबादी का प्रतिशत कहां पर है, तब आप क्या बता रहे होंगे? हिमाचल प्रदेश बता रहे होंगे। क्या बता रहे होंगे? हिमाचल प्रदेश बता रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा कि सबसे कम शहरी आबादी का प्रतिशत कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे शब्दों में समझिए कि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कहां है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी। अब यहां पर भी समझिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी सामान्यतः कहा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहां पर है? तो आप उत्तर प्रदेश बता रहे होंगे, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कहां पर है? तो आप हिमाचल प्रदेश बता रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी एक शब्द के इधर उधर होने पर आंसर बदल जाता है। ठीक है ना? हाँ जी, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कहे तो हिमाचल प्रदेश, और सामान्यतः कहे कि सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी देश के किस राज्य में रहती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि भैया सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां पर रहती है, सर्वाधिक नगरीय आबादी कहां पर रहती है, ठीक है, सर्वाधिक नगरीय आबादी सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा भैया? सामान्यतः पूछेगा तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र, और सर्वाधिक नगरीय आबादी का प्रतिशत पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा गोवा। बात समझ रहे हो ना? सर्वाधिक नगरीय आबादी पूछ लेगा तो महाराष्ट्र, और प्रतिशत में पूछ लेगा तो गोवा। आई होप कि आप बात को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर पकड़ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जनगणना संबंधित क्वेश्चन टेंशन नहीं देने वाले हैं। ठीक है ना? और सोच कर देखिए भैया, बिल्कुल याद करिए, सोच के देखिए कि 2024 में हम जी रहे हैं। 2021 वाली जनगणना अभी हुई नहीं है, और 2011 की जनगणना का फाइनल रिपोर्ट आए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आने हैं, और फिर आप देखेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो किससे कहेंगे कि इससे आया हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया?
कितना खराब लगेगा। ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात कितना है। अब इसमें गौर करिएगा कि अगर हम ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो कितना है भैया। अगर भारत के लिंगानुपात का मतलब तो समझ रहे हैं ना, लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भाई भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का, ठीक है ना, भारत का लिंगानुपात अगर सामान्यतः पूछा जाएगा तो कितना है, 943 है। आप समझ रहे हैं, 943 है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज का गौर करिएगा कि भारत का लिंगानुपात 943 है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, अगर आपसे कहा जाए ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, समझ रहे हैं ना। जी हां, तो भारत के शहरी क्षेत्रों में, अब आप यहां पर इस डाटा से क्या पता चलता है, इस डाटा से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में भ्रूण पर जो भ्रूण लिंग परीक्षण है वो ज्यादा हुए हैं। यही तो भाई इस ये डाटा क्या कहता है कि शहरी क्षेत्रों में भ्रूण लिंग परीक्षण ज्यादा हुआ है भैया, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो शहरी क्षेत्रों में 929 और ग्रामीण क्षेत्रों में 949, ठीक है। क्या है भैया, लिंगानुपात। और सुनिए कि लिंगानुपात ये सामान्य लिंगानुपात है। ये कैसा लिंगानुपात है, ये सामान्य लिंगानुपात जो है यहां पर बताया गया है। और अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए बाल लिंगानुपात कितना है, तब बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, बाल या शिशु लिंगानुपात यदि आपसे पूछा जाता तब आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 919 होना चाहिए था। और बाल लिंगानुपात पिछली बार की तुलना में कितना घट गया है, 8 घट गया है। जबकि जो शिशु लिंगानुपात है ये पिछली बार की तुलना में कितना बढ़ गया, सॉरी जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो पिछली बार की तुलना में 10 बढ़ गया है। मतलब जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो 2001 की तुलना में 2011 में 10 बढ़ा है, और जो शिशु लिंगानुपात है वो 2001 की तुलना में 2011 में 8 कम हुआ है। समझ रहे हैं ना, एक जगह पर डाटा मिलता है इस तरह का तो याद करना सुखद होता है, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात और बता दें लिंगानुपात के मामले में, फिर अगले पर आते हैं। अगर आप देखेंगे अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के इतिहास में, अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात कब था पता है, अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात कब का था बता सकते हैं आप, यह भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात कब का है, 1901 का है। कब कितना था भैया, 972 था, ठीक है ना। आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई, आजादी के बाद जब पहली जनगणना हुई, ठीक है ना, आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई कब हुई थी भैया, आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, वर्ष 1951 में। तब कितना था, तब भैया था 946, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो 1901 में 972, 1951 में 946 और 2011 में 943। अब देखने वाली बात है कि 2021 में क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलें, धुआंधार धमाकेदार। एक बार सभी लोग सेशन को अपने सभी जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर करके जरूर आएंगे, क्योंकि यह ज्ञान है बांटने से, लोगों तक है ना पहुंचाने से बढ़ता है। तो इसमें आप अपना बिल्कुल जो है योगदान दें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। साथियों पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आप देखेंगे हिंदी है, नो डाउट कि पहले नंबर पर हिंदी है। दूसरे नंबर पर कौन है साथियों, दूसरे नंबर पर बंगाली है जो यहां पर लिखी नहीं है। तीसरे नंबर पर कौन है भैया, तीसरे नंबर पर मराठी है, तीसरे नंबर पर मराठी है। और चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर तेलुगु है। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो 43% से ज्यादा लोगों के द्वारा, ठीक है ना, तो बिल्कुल बोली जाती है। चलिए भाई गुड़िया रानी इधर आंसर देने पर फोकस करें और कॉपी पेन लेकर बैठें, ठीक है। तो याद रहे हिंदी बंगाली मराठी तेलुगु ये 4 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है ना। आइए ये देखा जाए भैया, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, ठीक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, जनसंख्या वृद्धि दर। अगर आपको याद हो तो हमने जो नॉर्मल जनसंख्या वृद्धि दर बताई थी, जनसंख्या वृद्धि दर जो हमने नॉर्मली बताई थी, तो यही तो कहा था कि भैया सबसे ज्यादा कहां पर है, सर्वाधिक कहां पर है। तो हमने बताया था भैया मेघालय में सबसे ज्यादा है। कहां पर, मेघालय में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, और न्यूनतम कहां पर बताया था, न्यूनतम क्या घट गया था, बल्कि कहां पर, नागालैंड में। तो अब क्वेश्चन क्या है भैया, अब क्वेश्चन साथियों है केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखेंगे भैया, तो कह रहा है कि किस संघ शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, सबसे कम पूछ रहा है भैया। सबसे कम कहां पर है, लक्षद्वीप में है। और सर्वाधिक पूछता तब क्या बता रहे होते, दादर नगर हवेली बता रहे होते। क्या भैया, दादर नगर हवेली। तो अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो दादर नगर हवेली, सबसे कम पूछेगा तो लक्षद्वीप। और ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यों में ये होगा, राज्यों में क्या होगा, ये होगा। समझ गया भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, ये बताएंगे
भाई भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, आगे कह रहा है कि और इससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ कर पढ़ व लिख सकता है साक्षर माना जाता है। तो मतलब साक्षरता की गणना कितने वर्ष से की जाती है ये पूछ रहा है। चलिए फटाफट बताएंगे भैया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो राइट आंसर क्या हो रहा है, 7 वर्ष। और वैश्विक मानक क्या है, विश्व स्तर पर 5 वर्ष का मानक है, लेकिन भारत में कितना मानक है, 7 वर्ष का मानक है। ठीक है कि भैया 7 वर्ष से जो साक्षरता है उसकी गणना की जाती है। आइए इसका आंसर बताइए जरा। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी ज्यादा या कम है। ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है भैया, हम इसी बाजू हैं। क्या ट्रिक याद करनी है, हम इसी बाजू हैं। ठीक है ना, हम इसी बाजू हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, हम इसी बाजू हैं, सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक से क्या होगा, ह से हो जाएगा हिंदू, तो सबसे ज्यादा हिंदू हैं वो तो आप जानते ही हैं। दूसरा नंबर पर कौन है भैया, मुस्लिम है, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद वाला आप ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे कि तीसरे नंबर पर ईसाई हैं, चौथे नंबर पर सिख हैं, उसके बाद 5वें नंबर पर बौद्ध है, और इनसे भी कम कौन है, इनसे भी कम साथियों जैन है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। अब ना, अब अगर हम बात करें साथियों प्रतिशत की, तो भैया हिंदुओं के प्रतिशत कितना है, इनका प्रतिशत 79.8% है। कितना, 79.8% है। इनका परसेंट से साथियों 14.2% है, 14.2% है। और इनका साथियों 2.3% है, और इनका आप देखेंगे तो 1.7% है ना। और इनका 0.7 है, कितना है, 0.7% है, और इनका 0.4% है। समझ रहे हैं ना, तो भैया ये जरूरी है, ये जरूरी है आपके लिए याद करना। ठीक बात है, चलिए बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ट्रिक अच्छी है कि नहीं, हाँ भाई फैजान हो जाएगा, है ना, सब्र रखो। अभी 15 दिन, 15 मैराथन, 15 टॉपिक जोरदार तरीके से पढ़ लो, और उसके बाद फिर ठीक है। चलो ये बताओ जरा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, तो जाहिर सी बात है कि 7वीं है। और ओवरऑल अगर आपसे पूछता तो क्या बता रहे होते कि 15वीं है, और जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली। और या क्या थी भाई, थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। तो किस राज्य में सबसे अधिक अंतर है भैया, राजस्थान में। बाकी तो साथियों आप जानते हैं कि अगर हम साक्षरता की बात करें, चाहे सामान्यतः बात करी जाए, चाहे सब पुरुष साक्षरता की बात कर लीजिए, चाहे साथियों महिला साक्षरता की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा साथियों केरला में है। और सबसे कम कहां पर है, सबसे कम साथियों कहां पर है भाई, बिहार में है। कहां पर है, बिहार में। सिंपल है ना, चाहे सामान्यतः कहिए, पुरुष साक्षरता कहिए, महिला साक्षरता कहिए, सब में। ठीक है ना, चलिए हाँ बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ चलें। भाई बताना है कि लिंगानुपात का आकलन कैसे किया जाता है, मतलब लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो। तो बिल्कुल आप बता लेंगे, लिंगानुपात का मतलब होता है कि देश में प्रति 1000 लोगों पर, ठीक है ना, प्रति 1000 लोगों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, जैसे आप देखिए अभी लिंगानुपात कितना है, 943। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसका यह मतलब हुआ। ठीक है ना, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 47 महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, अब शादी विवाह के लिए बाकी 47 पुरुषों का क्या होगा। आप सोचिए कि प्रति 1000 पुरुषों पर 47 महिलाएं कम है, सॉरी 57 महिलाएं कम है। तो आप सोचिए कि यही संख्या लाखों करोड़ों में जब जाएगी तो कितनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब लाखों करोड़ों लोग तो कुंवारे मरने वाले हैं। चलिए ये देखिए जरा, हाँ जी बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर मोदी जी और योगी जी इसमें योगदान दे रहे हैं। चलिए देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। देखिए वैसे तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है भैया, भाई आपको याद होगा सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात। अब जब सर्वाधिक लिंगानुपात की आप बात करेंगे तो अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में तो साथियों केरल है, राज्यों में कौन है, केरला है। ठीक है, राज्यों में कौन है,
केरला है। लेकिन साथियों अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए साथियों तो ये हो जाएगा आपका पुदुचेरी, जहां पर 1037 है। कितना है साथियों, 1037 है। बताओ पक्का याद रहेगा। चलें अगले प्रश्न की ओर दहाड़ कर। तो फिर ये बताओ भैया जबरदस्त तरीके से, भाई गौरव, मृदुला, पुष्पा, गिरीश, हेमराज, बताओ भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। देखिए एक बात समझिए यहां पर, भाई अगर आपसे कहते हैं, भाई अगर आपसे नॉर्मली कहा जाए सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना, हाँ अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यों की बात कर लें तो भैया लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें यहां पर तो भैया एक बात कर लें क्षेत्रफल के आधार पर, एक बात कर लें जनसंख्या के आधार पर। वैसे यहां पर भी हम कह सकते हैं कि भैया क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। बात समझ रहे हैं। तो भैया यहां पर क्या निकल कर आएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भैया, राजस्थान है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर कौन है भैया, गोवा है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम है। यही तो बता रहे थे, कौन है भैया, सिक्किम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है याद करना। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने यहां पर राज्य वाला देख लिया, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश वाला भी तो देखना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया लार्जेस्ट केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इसमें भी क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर भैया, फिर क्या जनसंख्या के आधार पर। इसमें भी क्या भाई कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर और फिर जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। कौन है, लद्दाख है। और जनसंख्या के आधार पर कौन है साथियों, दिल्ली है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है भैया, तो दोनों ही मामलों में एक ही आंसर है, लक्षद्वीप। दोनों ही मामलों में एक ही आंसर है, क्या, लक्षद्वीप। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे याद करने से क्या है कि चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सब डाउट एकदम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। वैसे तो भारत का पहला साक्षर, पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला अगर आपसे पूछा जाए तो भैया वर्ष 1990 में बना, वर्ष 1990 में बना था। और ये कौन सा था साथियों, तो ये था कौन सा, एर्नाकुलम था। एर्नाकुलम कहां पर भैया, एर्नाकुलम कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है साथियों, तो केरला में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया, तो केरला में साथियों स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या है भैया, शेरछिप है। और शेरछिप कहां पर स्थित है, ये साथियों मिजोरम में स्थित है। और यहां का साक्षरता कितनी है पता है, 98% से भी ज्यादा है। कितनी है, 98% से भी ज्यादा है। कितनी, 98% से भी साथियों ज्यादा है। ठीक बात समझ रहे हैं ना। तो एकदम याद करेंगे। अब यहीं पर एक बात और है जो आपको बताना चाहूंगा। क्या कोई बता सकता है भारत का पहला, है ना, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बता दीजिए। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बता रहा है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बता दो भैया। तो भारत का साथियों पहला संविधान साक्षर जिला है क्या, कोल्लम। क्या है साथियों, कोल्लम है। अब कोल्लम भी कहां पर स्थित है, तो कोल्लम भी साथियों केरला में स्थित है। कहां पर स्थित है, केरला में स्थित है। पक्का याद रहेगा, है ना, याद रहेगा ना। तो चलो फिर इसका आंसर बताओ। अरे वाह, बिल्कुल मेहनत से पढ़ेंगे और एकदम धुआं उड़ा देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना साथियों कि सफलता की यात्रा में, सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं मतलब कि सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आप को आराम देने लगते हैं, जैसे मान लीजिए वहां पंखा उंखा चला के एसी चला के आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो नींद आने लगती है। जितनी ज्यादा सुविधा मिलती है, जितना ज्यादा आराम मिलता है, नींद आने लगती है ना। और आप पंखा उनका बंद करके एसी बंद करके मार पढ़ेंगे, एकदम गर्मी भले लग रही होगी लेकिन आपका पढ़ने का मन करेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप पढ़ोगे, है ना, छपाक मारोगे मुंह पे और आओगे फिर बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे मेहनत करने से चीजें होती हैं। बताइए जरा, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। तो भैया ये बाल लिंगानुपात की बात कर रहा है,
ठीक है ना। यहां पर देखिएगा सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात। अब इसमें क्या है, एक होता है सामान्य लिंगानुपात और एक होता है शिशु लिंगानुपात। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर हम सामान्य लिंगानुपात की बात करें तो ये 943 है, जो पिछली बार के कंपैरिजन में 10 क्या हो गया है, प्लस हो गया है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये भैया 919 है, जो पिछली बार के कंपैरिजन में 8 घट गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से आपको याद हो जाएगी। तो आइए जरा इसका भी आंसर बताइए भाई, कौन बता रहा है। जी हाँ, जोरदार धमाकेदार तरीके से भाई। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता ही लेंगे भैया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। और चौथे नंबर पर कौन है भैया, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बिहार कौन से नंबर पर है, अगर हम केवल राज्यों में बात करेंगे तो बिहार 12वें नंबर पर है। और अगर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सबकी बात करें मिलाकर तो बिहार 13वें नंबर पर होगा। क्यों, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्रफल बिहार से ज्यादा है। अच्छा, अगर यहीं पर बात होती जनसंख्या में तो आप समझ रहे हैं कि जनसंख्या में पहले नंबर पर आता यूपी, दूसरे नंबर पर आता महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता अपना बिहार। ठीक है भैया, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। चलिए ये बताइए जरा जोरदार कमेंट के साथ भाई। कह रहा 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है, मतलब कितने प्रतिशत आबादी गांव में रहती है भैया। देखो ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो 68.8 है ना, 68.8। और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है आबादी 68.84%। कितनी भैया, 68.84%। शहरी क्षेत्रों में कितनी आबादी रहती है, 31.16%। बात समझ रहे हैं, तो शहरी क्षेत्रों में 31.16 और ग्रामीण क्षेत्रों में 68.84%। याद रखना। आइए भैया इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र में। ठीक है ना, चलिए फटाफट बताएंगे भैया, सभी लोग जोरदार तरीके से आंसर देते रहें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, तो भैया हरियाणा। वैसे भी हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम ही है। ठीक है, आप देखेंगे भैया कि यहां का बाल ओवरऑल लिंगानुपात 879 है और बाल लिंगानुपात भी कौन सा ज्यादा है, वो भी बहुत कम है, वो भी बहुत कम है। दरअसल में है क्या कि जैसे आप ऐसे कहिए कि यहां का सामान्य लिंगानुपात कितना है, 879 है। और अगर बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये कितना है, ये भैया 834 है। तो यहां का लिंगानुपात पूरे देश में सबसे कम है। ठीक है, या तो फिर दादर नगर हवेली का ले लीजिए, वो तो एकदम कम है, केवल 618 है। केवल कितना है भैया, केवल 618 है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सबको मिलाकर कहेंगे तो दादर नगर हवेली का केवल 618 है। ठीक है ना, हरियाणा का तो फिर भी 879 है। चलिए ये देखिए जरा। जी हाँ, वैसे बांग्लादेश का लिंगानुपात हम लोगों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, पड़ोसी देश है। ये बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष और महिला साक्षरता दर, पुरुषों की 82.14%, महिलाओं की 65.46%। मतलब महिला साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है भैया, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यही तो, और हमने आपको यह भी बताया था कि याद रखना भैया 1901 में भारत में कितना था, 1951 में कितना था, यह भी भाई बहुत पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखेंगे 972 और 946। ठीक है, चलो ये बता दो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये आपको बता चुके हैं कि एससी की बात करें और फिर एसटी की बात करें तो भैया एससी प्रतिशत कितना है, 16.6%, और एसटी का प्रतिशत कितना है, 8.6%। तो राइट आंसर क्या है इसका भैया, 8.6%, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है। ठीक है ना, और यह भी है कि अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है या आबादी नहीं है, तो याद रखिएगा कहां पर नहीं है भैया, पंजाब। पंजाब का पड़ोसी हरियाणा है ना, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़, इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़, और इसका पड़ोसी दिल्ली, इसका पड़ोसी दिल्ली, और एक दूर का राज्य पुदुचेरी। तो ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। हाँ जी, ये रहा, फटाफट बताइए आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। हाँ जी, आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई, कमेंट बॉक्स में ये जो 2-4 लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में है ना अपने आप को राष्ट्रीय उद्यान में बैठा समझ रहे हैं, तो याद रहे कि ये माउस दिख रहा है ना, ये माउस जब चलेगा
तो दो चार लोगों को ब्लॉक करके कमेंट बॉक्स की जो है ना, जो ये फालतू की है ना गंदगी है, इसको साफ कर देंगे। ठीक है, इसलिए चुपचाप पढ़ लीजिए। ठीक है, इधर उधर की बात ना करिए। भारत की इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनता है, इतनी मेहनत से उसको लाया जाता है कि लाओ भैया बढ़िया कंटेंट दे दें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में फर्जी की बातें करोगे ना, ठीक है ना। चलो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई भाई? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, मेहनत से पढ़ लो दोस्त, है ना, मेरा विनम्र निवेदन है। छोटे भाई बड़े भाई जो समझते हो, ठीक है, बस वही मानकर, एक सलाह है, एक निवेदन है, ठीक है, ताकि कुछ जीवन में बन जाओ। चलो, भारत की जनगणना 2000 के अनुसार भाई देखेंगे, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई और दिल्ली सबके आंसर आ गए होंगे। ठीक है, ये बताइए जरा भाई, बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो दमन और दीव, है ना, एक मिनट, हाँ, तो दमन और दीव, इसमें से आप देखेंगे सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहां पर है? दमन और दीव में है। ठीक है ना, दमन और दीव में है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। और इसमें से सबसे ज्यादा कहां पर होगा? इसमें से तो नहीं, लेकिन यह है कि ओवरऑल पुदुचेरी में सबसे ज्यादा है। कहां पर भैया? पुदुचेरी में सबसे ज्यादा है। कहां पर? पुदुचेरी में सबसे ज्यादा है, और 1037 है। पुदुचेरी में कितना है? 1037 है। ये देखिए जरा, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? जी हां, तो बढ़िया प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश। मतलब शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा एक तरह से, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल 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 विचित्रा। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है, दोनों को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। कह रहा है कि भैया भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है? आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा अपने बचपन में, ठीक है, कि भाई क्या होता है कि गांव गिराव में, इवन अभी भी गांव गिराव में ऐसा होता है कि लकड़ी से खाना बनता है। ठीक है, जो खेतों में सरसों कटती है उसकी जो लकड़ी होती है, या फिर जो बाग बगीचे हैं वहां पर जो पेड़ पौधे हैं उसकी लकड़ी, या फिर जो गोबर होता है गाय भैंस का, उससे जो उपली बनती है उस उपली से, ठीक है, तो इन सब को जलाकर साथियों चूल्हे पर बड़ी मेहनत से रोटी पकती है, बड़ी मेहनत से दाल बनती है, सब्जी बनती है, और वो खाया जाता है। हालांकि उसमें टेस्ट भी बहुत गजब का आता है, शानदार सा आता है। ठीक है ना, और उस टेस्ट की बात ही क्या है, दुनिया का कोई भी रसोई, दुनिया का कोई भी जो है रसोइया उस टेस्ट को टच नहीं कर सकता। वाकई में शानदार। लेकिन अभी भी साथियों 50%, ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं कि 50% घरों में लकड़ी के चूल्हे जल रहे थे। हालांकि इस बार के आंकड़े बहुत अलग होंगे, क्योंकि 2011 से लेकर 2024 लगभग 13-14 साल निकल चुका है, तो अब घरों घरों में गैस सिलेंडर है। ठीक है, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग महंगे गैस सिलेंडर की वजह से चूल्हे का इस्तेमाल करने के लिए गांव गिराव के क्षेत्रों में मजबूर हैं। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? भाई साहब ये क्वेश्चन देखो, हिंदुओं के अलावा बाकी सब तो अल्पसंख्यक हैं भैया, है ना भैया? हाँ जी भैया, हिंदुओं के अलावा। मलिंगा बाबू चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। हाँ, तो देखो भैया, भारत में अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें तो हिंदुओं के अलावा बाकी सब अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, हाँ, तो भैया मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये सब अल्पसंख्यक ही हैं। और उसमें भी मुस्लिमों की आबादी कितनी है भैया? 14.2% है, 14.2% है। ठीक है, ईसाइयों की आबादी कितनी है? 2.3% है। सिखों की आबादी 1.7% है। जैनों की आबादी 0.4% है। समझ रहे हैं ना? चलिए ये देखिए जरा, कह रहा है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं भैया? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? ठीक है, तो बिल्कुल 53। तो भारत में 53 ऐसे शहर हैं जो जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इनको क्या कहते हैं? इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। ठीक है, ये देखिएगा, किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है भैया? तो 1921 की जनगणना को। क्यों भैया? क्योंकि यहां पर -0.3%, ठीक है, मतलब आबादी बढ़ी नहीं थी बल्कि माइनस हो गई थी, घट गई थी, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है भाई, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी।
उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? देखिए जनगणना आयुक्त हमने बताया था ना कि भैया जनगणना कराने वाला जो सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ा पद यही होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा कि भैया इसमें सीधी सी बात है 2011 में जब जनगणना हुई थी तो भैया चंद्रमौली कौन थे जनगणना आयुक्त? चंद्रमौली थे। अभी वर्तमान में कौन है याद करिए, वर्तमान में कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। कौन है भैया? मृत्युंजय कुमार नारायण है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, मृत्युंजय कुमार नारायण। और उस समय कौन थे? आर ए गोपालस्वामी। कौन थे भैया? आर ए गोपालस्वामी, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? किस मंत्रालय के अंतर्गत साथियों जनगणना कराई जाती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 1961 में क्या बना था? जनगणना विभाग बना था। तो याद रखिएगा जनगणना विभाग का गठन कब किया गया था? तो जनगणना विभाग किसके अंतर्गत आता है? ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए और सेशन को सभी लोग लाइक वाइक करते चलिएगा भैया, लाइक करने में कंजूसी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, चलिए ये बताइए जरा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, धमाकेदार। और सबसे पहले तो भैया दौड़ाकर 400वां लाइक पूरा कर दो। जनगणना वर्ष 2011 में भारत के कुल 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना था? तो 31.16% था। और ग्रामीण कितना हो जाएगा फिर? 68.84% हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है भाई। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग, है ना, हिंदी कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो भैया हिंदी लगभग 43.63% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और आपको बता चुके हैं कि भैया सबसे ज्यादा हिंदी ही बोली जाती है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर साथियों बंगाली भाषा है। तीसरे नंबर पर कौन है साथियों? मराठी भाषा है। कौन सी है? मराठी है। चौथे नंबर पर कौन है भैया? तेलुगु है। और उसके बाद कौन सी होगी भाई? तमिल होगी। समझ रहे हैं ना। तो ये साथियों आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बिल्कुल। और संस्कृत कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? 25,000, ठीक है। देश में 25,000 ऐसे लोग हैं, कुल मिलाकर मात्र 25,000 जो ये बोलते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस को याद रखना। कुछ लोग तेलुगु ऊपर कर देते हैं, मराठी नीचे कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। एक दो लोगों के कमेंट में देख रहा हूं, इस सीक्वेंस को याद रखना। तो मराठी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना। और पिछली बार जब रेलवे का पेपर हुआ था तो ऐसे क्वेश्चन खूब आए थे, ठीक है। चलिए और बिल्कुल इसको बताने का प्रयास करें भाई, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो भैया हिंदी के बाद किसका नंबर है? बंगाली का नंबर है। ये बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ठीक है ना, कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंगानुपात साथियों सबसे अधिक तो केरल में ही है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करिए चाहे ओवरऑल बात करिए, ठीक है। और सबसे कम कहां पर है? बिहार में है, ठीक है ना। तो लिंगानुपात के मामले में हम पहले ही बता चुके हैं कि चाहे आप औसत लिंगानुपात की बात करो, चाहे आप सामान्य लिंगानुपात की बात करो, चाहे आप, है ना भाई, एक तरह से जैसी भी चीजों की बात करो, ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगी। ये बताइए जरा क्या बताना है भैया। भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो पूरे साल में कम से कम, अब देखिए ये प्रश्न एकदम अलग है, एकदम अलग है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए हैं आपके लिए। तो भैया एक साल में जो कम से कम 183 दिन काम करे उसे मुख्य कर्मचारी माना जाता है। पूरे 365 दिन होते हैं एक साल में, अब उसमें 183 दिन भी काम ना करे तो फिर क्या काम करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया 183 का मतलब क्या हो गया? 365 का आधा हुआ, ठीक है। ये 365 का लगभग आधा हो गया भैया, ठीक है। 183 का डबल करेंगे तो 366 आ जाएगा, ठीक है। और 165 दिन, है ना, 6 घंटे होते हैं एक साल में। ये बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे अधिक लोकप्रिय स्रोत क्या है? सबसे अधिक लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो भैया हैंडपंप या क्या कहेंगे? ट्यूबवेल, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे कहा जाए सिंचाई का मुख्य साधन, अगर आपसे कहा जाए सिंचाई का मुख्य साधन, ठीक है, तो अगर आपसे कहता है सिंचाई का मुख्य साधन, अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं वीके का जी के अंदाज में क्या। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? भारत में। अगर आपसे कहा जाए उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? आपसे कहा जाए यूपी में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, या बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, ठीक है ना। इन तीनों का ही आंसर क्या है जानते हैं? इन तीनों का ही आंसर है हैंडपंप, ठीक है ना। क्या भैया, सॉरी, इन तीनों का ही आंसर क्या है? नलकूप। क्या है भैया?
है ना, नलकूप, ठीक है, नलकूप या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल नलकूप। तो भैया याद रखें, भारत हो, उत्तर भारत हो, यूपी हो, बिहार हो, नलकूप, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल कई बार पूछा जाता है। अब मान लीजिए इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि पंजाब में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, ठीक है ना, पंजाब में, या आपसे कहा जाए हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, ठीक है ना, या इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हो जाए कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो देखिएगा भाई पंजाब और हरियाणा में क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। समझ रहे हो आप। तो ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें भैया। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर नहरें भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमने बताया। चलिए 2011 की जनगणना ने भारत की कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। मतलब कामकाजी जो आबादी है साथियों, कामकाज, आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या कहां है, भारत में है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो भैया खेतिहर, घरेलू श्रमिक, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और कृषि मजदूर, क्या लगता है आपको कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ये भैया घरेलू श्रमिक नहीं होते, खेतिहर होते हैं, ये 1 हो गया, ये भैया 2 हो गया, ये 3 हो गया, और चौथा प्रकार कौन सा है, अन्य श्रमिक, ठीक है ना। चौथा क्या है भैया, अन्य श्रमिक। तो याद रखिएगा श्रमिकों के कितने प्रकार होते हैं। अब इसी बहाने आपको एक नई जानकारी मिली कि श्रमिकों के कितने प्रकार होते हैं। तो श्रमिकों के 4 प्रकार होते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए जरा, कह रहा है, अरे वाह, कह रहा है ये एडवर्टीजमेंट कि रक्षक बैच है आपकी रक्षा करने के लिए, जो आरपीएफ में आपको सफलता दिला सकता है। तो यदि आप भी कर रहे हैं रेलवे आरपीएफ की तैयारी, तो हो जाइए तैयार और इस रक्षक बैच से करिए अपनी तैयारी शानदार धमाकेदार। ये प्रोसेस है जिसको फॉलो करिए, और हाँ VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप यहां से 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा कूपन कोड भैया, VK10 कूपन कोड, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल भाई, थियरी भी तो पढ़नी पड़ेगी। सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आपके पास थियरी के साथ कंसेप्ट अच्छा होगा और साथ में प्रैक्टिस। ये बताइए जरा। जी हाँ, धन्यवाद भाई शीतल जी, हिमांशु, चित्रा, सुमित, निर्मल, सुजीत। बताओ भाई ब्रजेश, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। तो भाई साहब उर्दू में, ठीक है ना। किसमें भैया, उर्दू में। तो अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में -1.5% की स्थिति है, -1.5%। और संस्कृत बोलने वालों की संख्या मात्र 25,000 है। कितनी भैया, मात्र 25,000 लोग देश में ऐसे हैं जो संस्कृत बोलते हैं। 2011 की जनगणना के ये आंकड़े हैं, ठीक है ना। और बंगाली बोलने वालों की संख्या तो 8% से ज्यादा है। कितनी भैया, 8% से ज्यादा है। और मराठी बोलने वालों की संख्या लगभग 7.25% है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। देखो, शहरीकृत शब्द के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हो सकता था, नगरीकृत। क्या भैया, नगरीकृत, ठीक है। नगरीकृत किससे कहते हैं, नगरीकृत का मतलब हो गया नगरीय आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है। नगरीय आबादी का, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से राज्य में, ये पूछ रहा है कि नगरीय आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता, नगरीय आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है। क्या भैया पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है। तो राइट आंसर क्या है भैया, गोवा है। हालांकि आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक नगरीय आबादी महाराष्ट्र में है, लेकिन सर्वाधिक नगरीय आबादी का प्रतिशत गोवा में है, ठीक है। तो वही चीज है। तो चाहे शहरीकृत कहे, नगरीकृत कहे या ये कहे, ठीक है। ये देखिए, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, पहले अनुसूचित जाति मतलब SC की बात कर रहा है, फिर अनुसूचित जनजाति मतलब ST की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो भैया यहां पर आंसर हो जा रहा है पंजाब, क्योंकि यहां प्रतिशतता की बात कर रहा है। वैसे लक्षद्वीप अगर ना होता, जैसे वास्तव में यह है कि भैया अनुसूचित जाति के मामले में क्या है, अनुसूचित जाति के मामले में यह है कि अगर सामान्यता आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक कहां पर है, तो आप बताएंगे यूपी में, है ना। और प्रतिशत में कहा जाए तो आप क्या बताएंगे, पंजाब में। क्या बताएंगे, पंजाब में बताएंगे, ठीक है ना। और ST की अगर हम बात करें, सामान्यता आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, MP। और प्रतिशत पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, मिजोरम बताएंगे, ठीक है। लेकिन राज्यों में आप मिजोरम बताएंगे ना, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में आप लक्षद्वीप बताएंगे। समझ रहे बात को। हाँ चलिए आगे देख लिया जाए, ठीक है ना।
हाँ जी, ये बताइए भैया मलिंगा बाबू, अपने फोकस करो, ऐसी बातें करके आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हो। आपको दूसरों से क्या मतलब कि कौन क्या कर रहा है, आप अपनी पढ़ाई करो। चलो बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चलो फटाफट बता देंगे। जी हाँ भाई, आयुष, शीतल, अशोक बताएंगे भाई, राहुल, गुड़िया रानी बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। ठीक है, ये देखिए। हाँ, अब यहां पर याद करिए, अगर राज्य पूछता तब आप क्या बता रहे होते? राज्य पूछता तो यहां पर आंसर मेघालय हो जाता ना। राज्य पूछता तो आंसर मेघालय होता 27.9% के साथ, है कि नहीं? लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा था। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? गांवों की संख्या लगभग साथियों 6,40,000 से 6,50,000 है। 6,40,000 से 6,50,000 है। ठीक है ना? चलिए भैया, तो बिल्कुल याद रखेंगे 6,40,000 से 6,50,000 है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो याद करिए, पहली बार जनगणना साथियों 1872 में हुई थी। किसके समय में भैया? मेयो के समय में। लेकिन पहली नियमित वाली कब हुई थी भैया? तो पहली फर्स्ट रेगुलर जो सेंसस हुई थी वो साथियों हुई थी वायसराय रिपन के समय में। किसके समय में? वायसराय रिपन के समय में। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना, अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आगे आनी है ना? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी आगे पढ़ानी है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और अब की आफत आई है क्योंकि बेरोजगारी पर भारी आपकी कमाई है। तो भैया मेहनत कर लीजिए, नहीं तो घर वालों से जुदाई है ना? और अगर पिताजी को गुस्सा आ गई तो होनी आपकी पिटाई है ना? वाह 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 वाह। चलिए ये बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व बताना है भैया। क्या बताना है? जनसंख्या घनत्व बताना है। ठीक है, तो भैया कितना है? 382। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझते हैं? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, में रहने वाले लोगों की संख्या। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, मतलब आप समझिए, जैसे ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। अब इसमें जितने भी लोग रहते हैं, अब इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है भैया? तो वो है जनघनत्व। ठीक है, वो क्या है? जनघनत्व है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार में, और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना? चलो ये बताओ भैया, 2021 की जनगणना में देरी क्यों हो रही है? 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी। ठीक है ना? 16 भाषाओं में होगी। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो ये भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना है। और एक बात कि भैया इसका थीम क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य नहीं, जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है थीम? जन भागीदारी से जन कल्याण। तो राइट आंसर है कोविड-19। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई है। ठीक है, जबकि डिजिटल होनी है, फटाफट हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 31.2% है। एग्जैक्टली 31.16% है। ठीक है, बाकी का ग्रामीण है 68.84%। ठीक है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कब से की जाती है? तो भैया साक्षरता की गणना भारत में किस वर्ष से की जाती है? तो 7 वर्ष की उम्र से भारत में साक्षरता की गणना की जाती है, जो किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता है। ठीक है भाई वीरेंद्र, चलो इसका आंसर बताओ। जी हां, जोरदार धमाकेदार जिंदाबाद तरीके से, बिल्कुल। और सेशन को सभी लोग लाइक करके फटाफट, लाइक की जो संख्या है इसको 500 के पार जरूर पहुंचाएंगे, फटाफट, तत्काल एकदम। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी भाई, मेयो के शासनकाल में, और पहली नियमित वाली 1881 में हुई थी। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भैया सिक्किम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? यूपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद की कौन से नंबर की जनगणना है? तो 2011 वाली जनगणना साथियों 7वीं है, और 2021 वाली जो होने जा रही है ये कौन सी है? ये भैया कौन सी है? ये 8वीं हो जाएगी। और ये ओवरऑल कौन से नंबर की हो जाएगी? ओवरऑल साथियों 16वीं हो जाएगी। ओवरऑल कौन से नंबर की हो जाएगी? 16वीं हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? 1872 में, मेयो के शासनकाल में, वायसराय मेयो के समय में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? अनुसूचित जाति कह रहा है कि या इसमें से कौन कौन सी जगहों पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? तो भैया ऑल सुटेबल, ठीक है ना, मतलब ये चारों में, ना तो नागालैंड में, ना अरुणाचल प्रदेश, ना लक्षद्वीप, ना अंडमान निकोबार। ये अनुसूचित जाति बोल रहा है। अगर अनुसूचित जनजाति बोलता तो आप जानते हैं कि हमने बताया था कि भैया पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और चंडीगढ़, ठीक है, और दिल्ली और पुद्दुचेरी, तो ये वो राज्य हैं जहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। ठीक है, चलिए ये देखिए जरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताने का प्रयास करेंगे भैया, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से बतानी है भाई। बिल्कुल देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आए हैं तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए और जितने मैक्सिमम कंसेप्ट आप अपने नोट्स में लिख सके लिख लीजिए। ठीक है, ये बताइए भैया, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? भैया मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक अगर प्रतिशत में पूछता तब आपका आंसर क्या होता? प्रतिशत में पूछता तो आंसर होता मिजोरम। ठीक है ना, सर्वाधिक प्रतिशत आबादी कहां पर है? अच्छा एक बात और याद करिए, वन क्षेत्र याद है आपको? अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र, एक चीज आपको यहां पर रिलेट करके बताते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र, आप बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? भाई अगर आपसे सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र बताओ तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा जाए तो क्या बताओगे? मिजोरम। समझ रहे हो ना? तो जिस प्रकार से सर्वाधिक वन क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश में है, वैसे ही अनुसूचित जनजाति भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। जिस प्रकार से सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत मिजोरम में है, वैसे ही एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत भी मिजोरम में है ना? तो एक तीर से दो निशाने, धाएं धाएं, है ना? समझ गए? चलिए ये देखिए जरा, याद करने के लिए जहां से जो जुगाड़ मिल जाए दौड़ा लो। बिल्कुल भाई शीतल जी हाँ, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे देश की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो भैया 16.5%। और भारत की आबादी विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है, कितनी आबादी है? लगभग 121 करोड़। भारत की आबादी लगभग 121 करोड़। विश्व की आबादी का कितना है भैया? विश्व का कितना है? विश्व का कितना है? 17.5%। कितने भैया? 17.5% अकेले लेके बैठे हैं। ठीक है चलिए, और अब तो खैर नई रिपोर्ट आई है अभी यूनाइटेड नेशन वाली, तो वो अभी बताएंगे। तो भारत अब पहले नंबर पर है। ठीक है ना, चलिए ये बताइए जरा भाई, बताना क्या है? 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? इसमें से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी भैया? चलिए फटाफट बताएंगे कि इसमें से सबसे कम साक्षरता दर कहां पर थी साथियों? तो जाहिर सी बात है बिहार में थी, और सबसे ज्यादा कहां पर थी? केरला में थी। यहां तक कि केरला भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। पूर्ण साक्षर राज्य है। ये बताइए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात, मतलब ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत, ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत, आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत अगर आपसे पूछ लेता तब आप इसका आंसर ये दे सकते थे। ठीक है ना? अच्छा एक बात और है, हिंदू आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता कहां पर है ना? कौन से राज्य में हिंदू आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता है? हिंदू आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता, हिंदू आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता कहां पर है? तो बिल्कुल आप बता रहे होंगे कि भैया हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। आइए ये देखिएगा, कह रहा भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? वही जिसको महाविभाजक वर्ष कहते हैं। याद करिए, तो भैया 1911 से 21 को, इसी को तो कहते हैं महाविभाजक वर्ष। ठीक है, महाविभाजक वर्ष, तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है भैया? मतलब इसमें से कहां पर लिंगानुपात सबसे कम है? तो भैया लिंगानुपात यहीं पर सबसे कम है, और कितना है? 879 है। कितना है भैया? 879 है। ठीक है, तो यहां का लिंगानुपात मात्र 879 है, जबकि सबसे ज्यादा कहां का है साथियों? केरल में सबसे ज्यादा है। केरल में सबसे ज्यादा है। ये बताइए जरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भैया पहले नंबर पर कौन है भाई? पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, और तीसरे पर बिहार है। तो एकदम बिल्कुल आप स्पष्ट है कि भैया दूसरा यहां पर पूछा है तो महाराष्ट्र बताएंगे। हालांकि अगर आपसे कहे कि सर्वाधिक नगरीय आबादी तो महाराष्ट्र, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी तो उत्तर प्रदेश। समझ रहे ना? सर्वाधिक नगरीय आबादी महाराष्ट्र और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश। ये बताइए भाई, भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या हुआ है?
जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व तो डे बाय डे इंक्रीज ही हुआ है, निरंतर बढ़ा ही है, कम कहां हुआ है। और वर्तमान में कितना है भैया, है ना, वर्तमान में कितना है 382 है, वर्तमान में कितना है 382 है। कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, है ना, याद करिए पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, कोई बता सकता है? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? चलिए फटाफट बता दीजिए। ऐसे तो हाँ, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति साथियों कब आई थी? तो याद होगा आपको वर्ष 1976 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 1976 में आई थी। जबकि आगे चलकर फिर क्या हुई थी भैया, सन 2000 में दूसरी आई, ठीक है। और इसमें यह है कि 2070 तक का टारगेट तय किया गया है, ठीक है ना, 2070 तक का टारगेट तय किया गया है। चलिए ये बताइए जरा। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर कौन बता रहा है? हाँ भाई, कितने लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम पर क्विज शुरू किया जाए? इस बार भैया क्विज जो शुरू करेंगे आपका, ठीक है, ये इस बार जो क्विज शुरू करेंगे ये टेलीग्राम पर शुरू करेंगे, है ना, टेलीग्राम पर शुरू करेंगे। नियमित रूप से शाम को 8 बजे का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो तैयार रहेंगे आप लोग, डेली शाम को 8 बजे एक क्विज करा दिया जाए, ऑल इंडिया क्विज, है, सही रहेगा? एक बार कमेंट करके बता देंगे। और ये कौन से टेलीग्राम पर होगा? तो वही भैया अपना विशाल सर एमडी क्लासेस। क्या सर्च करोगे आप जाकर टेलीग्राम पर? विशाल सर एमडी क्लासेस सर्च करोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां से आपको, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए ये बताइए जरा भाई, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर, जन्म और मृत्यु दर के बीच में अंतर, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए जरा, कह रहा है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? आराम से बता लेंगे। देखिए जहां तक साक्षरता का सवाल है तो हमने आपसे बताया था कि देखो साक्षरता के मामले में आपसे किसी भी प्रकार की साक्षरता कहे, आपसे सामान्यतः साक्षरता कहे, पुरुष साक्षरता की बात करें या महिला साक्षरता की बात करें, बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर कहता है कि सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है ना, और अगर आपसे कहता है सबसे कम कहां पर है, ठीक है, तो भैया दोनों में ही एक कॉमन बात आएगी कि सबसे ज्यादा कहां पर है, केरला में, और सबसे कम कहां पर है, बिहार में है, साक्षरता के मामले में। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, ओवरऑल, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे अधिक केरल में है, ठीक है, और केरल इवन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य भी है। ये बताइए, हाँ जी, कौन बता रहा है भैया? बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से, हाँ, अच्छा, बिल्कुल भैया मुनीश बाबू, सर्च करोगे मिल जाएगा दोस्त, सीधा सर्च करो विशाल सर एमडी क्लासेस, बस और कुछ नहीं, बताएंगे फटाफट। बताना है आपको कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा क्या है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? आराम से बता लेंगे भाई, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, बस यही है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं वही होता है, ठीक है ना, वेरी गुड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तो भैया आप जानते हैं कि 121 करोड़ आबादी थी और उसमें नगरीय आबादी कितनी थी, याद करिए भाई। नगरीय आबादी अगर आपको याद हो तो 31.16% थी। तो जिसको मैथ आती है वो निकाल लेगा भाई। क्या करेगा? 121 का कितना, 31.16, तो चलो 31% सीधा निकाल लेंगे और क्या, ठीक है। इसको काट पीट लेंगे, जो आएगा आंसर, ठीक है ना। और ये कितना आएगा पता है? ये आ जाएगा भैया आपका, ठीक है, लगभग 37 करोड़। लगभग कितना आएगा? 37 करोड़, है ना। हाँ, तो जिसकी मैथ तेज है उन्होंने फटाक से निकाल ली। किसने किसने कैलकुलेट करके बताया भैया? हाँ जी भैया, बताना क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान कौन सा है ना। स्त्री साक्षरता के दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है भैया? मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम का है, ठीक है ना। आइए अगला देख लिया जाए। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश है। 2020 में भारत की औसत उम्र, देखिए ये बात याद रखिएगा, भारत आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश कौन सा है भाई? आयुष, दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भारत है और भारत की औसत उम्र कितनी है? 29 वर्ष है। कितनी है भैया? 29 वर्ष है, ठीक है ना। हाँ, मतलब भारत में वैसे अलग अलग उम्र के लोग हैं, ठीक है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन औसतन उम्र कितनी है? 29 वर्ष है। ये बताइए जरा।
कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर किस राज्य में पड़ता है? अलीराजपुर साथियों कहां पड़ता है? तो अलीराजपुर दोस्तों कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अलीराजपुर कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, आइए भाई। जी हां, बाकी आप जानते हैं साथियों की साइंस की क्लास नियमित रूप से रहमान सर की 7 बजे हो रही है, तो नियमित रूप से जरूर जुड़ा करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? जाहिर सी बात है, सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत, इसके दूसरे मायने में हम क्या कहें, दूसरे शब्दों में कहें कि ग्रामीण आबादी की सर्वाधिक प्रतिशतता, और यह हम आपको बता चुके हैं, ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत, ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत याद होगा आपको। तो ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। ये बताइए जरा, हाँ जी बिल्कुल भाई राव साहब, ये बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है? तो इसमें से सबसे कम जनघनत्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, वो भी कितना है? मात्र 17। ठीक है, कितना है? मात्र 17 है जनघनत्व। जबकि भारत का जनघनत्व कितना है? जबकि पूरे देश का जो जनघनत्व है वो कितना है? तो वो भैया है आपका 382 है। कितना है? 382 है। और बिहार का कितना है जहां पर सबसे ज्यादा है? तो ये आई थिंक 1106 है। हाँ 1106 है, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, है ना। ये बताइए जरा, हाँ जी, बताना है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? जी हाँ, अरे वाह, धमाकेदार। अब चेहरे पर हंसी आई है, कुछ तो बात है जिसने, है ना, ये हंसी लाई है। तो भैया सबसे ज्यादा, वैसे सब, अब देखो सबसे अधिक गांव कहां मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहां मिलेगी? यूपी में मिलेगी। और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता कहां मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। समझ रहे ना, 3 बातें बताई है। ठीक है, चलिए ये देखिए, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का कोड होता है? तो 2 अंकों का कोड होता है। ठीक है ना, किसी भी राज्य का 2 अंक का कोड। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो भैया पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14 है। ये महिलाओं की है। ठीक है ना, ये महिलाओं की है। और दोनों की औसतन अगर आप देखें, पूरे देश का औसत कितना है? पूरे देश का जो औसत साक्षरता है वो कितनी है भाई? 74% है। ठीक है, महिलाओं का पुरुषों का अलग अलग भी बता दिया। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं भैया? तो प्रति 1000 पुरुषों, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, जो कि 943 है। ठीक है ना, 943 है। ये देखिए, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? अर्थात जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं। तो क्या बताने वाले हो भैया आप? है ना, 37%। कितना? लगभग 37%। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल कर लाए गए हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब यहां से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी ले लीजिए। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। तो भैया कह रहा है 15 नवंबर सन 2022 को पूरे दुनिया की आबादी कितनी हो गई? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दे देता हूं। खैर आप समझ रहे हैं कि आबादी कितनी हो गई? 8 अरब हो गई। कितनी हो गई? 8 अरब हो गई। अब जरा यहां पर आप देखिएगा एक चीज, ठीक है, ये देख लीजिए जरा, इस चार्ट में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो पीडीएफ जब प्राप्त करिएगा, ठीक है, तो आप इसको जूम करके देखिएगा या अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, दिखेगा। आपको यहां पर क्या याद करना है? एक तो ये जरा ध्यान दीजिए कि 1987 में पूरे विश्व की आबादी कितनी हुई थी? 1987 में विश्व की आबादी कितनी हुई थी? 5 अरब। ठीक है, 1987 में पूरी दुनिया की आबादी जब 5 अरब हुई थी तो वो दिन था 11 जुलाई का। कौन सा दिन था वो? 11 जुलाई का दिन था। इसीलिए हर साल 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस आप समझ गए क्यों मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि भैया ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1989 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1989 में मनाया गया था। ठीक है ना, हाँ जी भैया। अच्छा, अब एक चीज और कि भैया यहां पर क्वेश्चन जैसे पूछा है कि 15 नवंबर सन 2022 को जो विश्व की आबादी है वो कितनी हो गई? 8 अरब हो गई। तो इसको भी याद रखिएगा।
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2050 तक कितनी हो जाएगी, 2050 तक ये हो जाएगी 9.7 अरब। कितनी हो जाएगी, 9.7 अरब हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, आइए आगे देखें। क्या यूएन रिपोर्ट के तहत वर्ष 1998 में दुनिया की आबादी कितनी थी, वर्ष 1998 में कितनी थी, तो ये देखिएगा 1998 में 6 अरब थी। वर्ष 1998 में कितनी थी भैया, तो 6 अरब थी। कितनी, 6 अरब या 600 करोड़, ठीक है। आइए ये देखिए, ये वाला डाटा जो है ना थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। जो 1987 वाला है 11 जुलाई वाला, और जो 2022 में 8 अरब हुआ है ये। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में दुनिया की आबादी कितनी है, तो आप 8 अरब बताएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए ईसा के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ साथियों, तो वहीं से ईसवी शुरू हुआ। जैसे अभी 1000 है ना, अभी क्या चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2024 चलने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म हुए 2024 साल हो गए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म से 100 करोड़ तक आबादी पहुंचने में कितना समय लगा। तो इसके लिए यही वाला डाटा देखिए कि भैया देखिए 100 करोड़ का मतलब होता है 1 अरब, ठीक है ना। तो 1804 में दुनिया की आबादी 1 अरब अर्थात 100 करोड़ हुई थी। इसका मतलब कि लगभग 1800 साल लगे। कितने साल लगे, लगभग 1800 साल। वेरी गुड जागृति। ये बताइए, ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि पूरे जो दुनिया की, जो विश्व की आबादी है, ठीक है, जो विश्व की आबादी है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि अलग अलग देशों की आबादी का क्या मामला है, ठीक है ना। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो यहां पर दी गई हैं, पीडीएफ में आपको प्राप्त होगी, इनको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और वर्तमान में जो भारत की आबादी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, और भारत की आबादी चीन से भी 2.7 मिलियन ज्यादा है। भारत की आबादी चीन से भी 2.7 मिलियन ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस बात पर भी गौर करिएगा कि भैया चीन से हम कितने आगे हैं, 2.7 मिलियन। अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। ये 500वां लाइक अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बड़ी नाइंसाफी है। तो 500वां लाइक कौन कर रहा है, मात्र 10 लाइक बाकी हैं। तो क्या इस क्लास में से 10 चहेते नहीं है हमारे जो ये 10 लाइक पूरा कर दे? तो फटाफट दौड़ा दीजिए एक बार। और हां, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी कल दोपहर 12 बजे के आसपास, ठीक है ना। कल दोपहर 12 बजे के आसपास एक बार जरा कमेंट करके बता देंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेलीग्राम पर नियमित रूप से पीडीएफ मिल रही है ना, ताकि, है ना। हाँ बिल्कुल, जरा कमेंट करके बता दीजिए कितने लोगों को पीडीएफ नियमित रूप से मिल रही है। बाकी आप जानते हैं कि आप में से किसी को भी आरपीएफ का रक्षक बैच चाहिए तो शानदार तरीके से ये बैच आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अगर आप VK10 कूपन कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी मिलना है, ठीक है। बिल्कुल, तो देखिए मैक्सिमम लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल रही है। इसका मतलब है कि जो लोग टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं पा रहे हैं उन्हें सही जगह पर पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ, तो भैया सिंपल सी बात है कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे। टेलीग्राम पर आप सर्च करो जाकर विशाल सर एमडी क्लासेस, ठीक है ना। विशाल सर एमडी क्लासेस सर्च करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा एक टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। ये प्रोसेस है कि अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो पहले प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल जो ऐप है हमारा, क्या, एमडी क्लासेस ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर यहां पर पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर क्लिक करिएगा, यहां से रक्षक बैच पर ज्वाइन क्लिक करिएगा, और अब आपके व्हाट्सएप पर एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, उसको फॉलो करके बैच आप ले सकते हैं, ठीक। बाकी नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 के बीच में, ठीक है ना, मंडे टू सैटरडे। चलिए तो इजाजत दीजिए, अब चलते हैं। और सभी लोगों ने खूब साथ दिया है, दबाकर लाइक किया है सेशन को, कमेंट भी अच्छे अच्छे किए हैं आपने, बिल्कुल पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। फिर कल मुलाकात करेंगे रात 9 बजे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।